नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका मुद्दा में आपके साथ मैं हूं सिद्धार्थ। आज के इस कार्यक्रम में हम आपके नहीं बल्कि अपनी ही बात करेंगे। मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जिसे कहा जाता है, बहुत ही शक्तिशाली है भारत जैसे देश में जहां पे लोकतंत्र की बात होती है। लेकिन मीडिया के सामने क्या चुनौतियां हैं, इसे कैसे जनउपयोगी बनाया जाए और ऐसे कौन सी बहुत सी बातें इसे हमें समझनी होगी, आज के इस कार्यक्रम में ही जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं अपने से पूछना चाहूँगा कि जो मीडिया है, भारतीय मीडिया कितना सशक्त माध्यम है? देखिए मीडिया कितना सशक्त है ये तो पूछने का सवाल ही नहीं मेरे ख्याल से, क्योंकि मीडिया ऑलरेडी सशक्त है। कितना है ये मुझे बहुत ज़्यादा इसका वो नहीं है। लेकिन बहुत से लोग न्यूट्रलिटी पे सवाल उठाते हैं मीडिया के, इसलिए मैंने ये सवाल आपसे उठाया। ठीक है, आपकी बात सही है। मीडिया न्यूट्रल तो नहीं हो सकता कोई भी, क्योंकि जब तक विचार है तब तक उसका कोई न कोई पक्ष होगा ज़रूर। एक चीज़। दूसरी चीज़ है कि मीडिया को मुझे लगता है कि इधर के दिनों में जब से ये पूंजीवाद बहुत तेज़ी से फैला है, मीडिया के लोग कुछ मोह में फंस गए हैं, क्योंकि चीज़ें उनके आसपास इतनी चीज़ें बिखरी हैं, उससे अपने आप को काट नहीं पा रहे हैं। जबकि मीडिया व्यावसायिक नहीं है, आज भी व्यावसायिक नहीं। जो व्यवसाय कर रहे हैं वे उनको मीडिया पर्सन लोग कह भी नहीं रहे हैं। तो मेरे ख्याल से अगर हम इसको केवल धंधे के लिए न करें, एक मिशन के तौर पर इसको एक सोशल वर्क के तौर पर करें, तो मीडिया की ताकत पहले से ज़्यादा हो सकती है। क्योंकि आज के समय में मीडिया पहले से ज़्यादा रिच है, टेक्निकली उसके पास ज़्यादा पहुंचने की ताकत है, सामर्थ्य है। ये कहीं ना कहीं सेल्फ रेगुलेशन की बात कर रहे हैं, कितना सही है सेल्फ रेगुलेशन, जैसा कि इन्होंने कहा, और पूंजीवाद की इन्होंने बात कही, कितना सहमत है आप इससे? नहीं, देखिए मीडिया चूँकि निश्चित तौर पे मीडिया के प्रारूप बदल रहे हैं, मीडिया के मंच बदल रहे हैं और नए तरह की मीडिया अब हमारे बीच पिछले 4-5 सालों में आई है। तो निश्चित तौर पे सेल्फ रेगुलेशन को एकदम से नकारा नहीं जा सकता है। ऐसा भी नहीं है कि मीडिया को उन्मुक्त छोड़ा जा सकता है कि आप मीडिया हैं, आप स्वतंत्र हैं, जो मर्जी। स्वतंत्रता की एक सीमा होती है और मीडिया भी उस सीमा को, मीडिया को भी मानना चाहिए। मीडिया उससे परे नहीं है। ये चीज़, इसकी स्वतंत्रता या उसको स्वच्छंद नहीं बनाना है हमको, ये मेरा कहना है इसमें। बहुत से लोग जो है भारतीय मीडिया की न्यूट्रलिटी पे सवाल उठाते हैं, कितना न्यूट्रल है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? मीडिया का काम किसी भी खबर को जैसा है वैसा ही देना है, लेकिन हाल के दिनों में जैसा पहले बोला गया है कि पूंजी ने चरित्र को थोड़ा बदलाव किया है। आज की डेट में अगर आप कोई भी न्यूज़ चैनल देख लें तो आप देखेंगे एक ही न्यूज़ के दो पक्ष होते हैं। कोई किसी पक्ष को दिखाता है, कोई किसी पक्ष को दिखाता है। तो पक्ष लिया जा रहा है, पक्ष ले रहे हैं लोग। पक्ष नहीं लेना चाहिए, निरपेक्ष होकर कोई न्यूज़ दिखाएं, ये मीडिया का दायित्व है। तो जब पक्ष लिया जा रहा है तो ये आरोप लगना जायज़ भी है कि भाई मीडिया इस वक्त निरपेक्ष होकर काम नहीं कर रहा है। तो निजी स्वार्थ हो सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से मीडिया का प्रसार हुआ है, मीडिया अब केवल प्रिंट और वीडियो माध्यम में नहीं रहा है, सोशल मीडिया में आ गया है। आज सोशल मीडिया एक करेक्टिव स्टांस भी लेके खड़ा हुआ है। तो जिस तरीके से रेगुलेशन की बात की जा रही है, मुझे लगता है कि रेगुलेशन नहीं करना चाहिए उसमें, और सोशल मीडिया करेक्टिव स्टांस दे रहा है उस चीज़ को। तो निरपेक्ष बनाने की कोशिश में भी इस तरीके का मीडिया का काफ़ी रोल है। मीडिया में आलोचनाओं को जो है बहुत जल्दी विरोध का रूप दे दिया जाता है कि ये देखिए इस विचारधारा से जुड़ा हुआ है, इस विचारधारा से जुड़ा हुआ है, कितना सही मानते हैं इसे? देखिए, ये बात तो सही है कि आलोचना को विरोध का रूप दे दिया जाता है, लेकिन ये बात सही नहीं है, क्योंकि लोग, सबकी विचारधारा अलग अलग होती है। हमारे साथ ही बहुत सारे लोग हैं, उनकी विचारधारा, कोई आरएसएस से जुड़ा हुआ है, कोई कांग्रेसाई है, कोई भाजपाई है, ऐसा हम कहते हैं। और इसी तरह मीडिया की भी हालत है कि मीडिया पर भी आरोप लगता है ये आरएसएस का चैनल है, तो दूसरा कांग्रेस का चैनल है, और तीसरा किसी और पार्टी का चैनल है। तो जो इसकी विचारधारा जो होगी वो अपने पक्ष में प्रचार के लिए उसका उपयोग करेगा ही करेगा, और इस उपयोग के चलते उन पर आरोप लगते हैं। लेकिन आरोप नहीं लगना चाहिए। न्यूट्रल हो के कोई भी मीडिया काम नहीं करता है, और हो सकता है जो आगे नहीं करे। मीडिया पर सवाल उठते हैं, इन्होंने ऐसा कहा, आप इससे कितना सहमत हैं? देखिए, मीडिया पे तो सवाल उठते ही रहे हैं, उठते ही रहेंगे, आगे भी उठते रहेंगे, क्योंकि हर खबर के दो पहलू होते हैं। एक होता है उसका अच्छा पहलू, एक होता है उसका ख़राब पहलू। हम कौन सा पहलू देख रहे हैं ये भी इस बात पर भी निर्भर करता है। और सबसे बड़ी बात ये जो तटस्थता और जो इस तरह सवाल उठती है कि कोई विचारधारा से ग्रसित होना किसी खबर के प्रति, ये थोड़ा सा मीडिया को अपने आप को रोकना होगा। एक तटस्थ कोई खबर अगर आ रही है तो उसको खबर की तरह ही दिखाएं, उस पर कोई अपनी विचारधारा, जैसे हमारी व्यक्तिगत विचारधारा कुछ भी हो सकती है, पर उसको हम अपने कार्य क्षेत्र में अपने उन खबरों पर अगर इम्प्लांट करते हैं, उसको उसी नज़रिए से परोसें,
तो ये दर्शकों के साथ या पाठकों के साथ एक अन्याय हो जाएगा, थोड़ा सा काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। और उस तरह की विचारधारा को हम लगेंगे कि हम कुछ प्रेषित कर रहे हैं लोगों को, और इसके आरोप अब ज़्यादा लग रहे हैं, मीडिया कॉर्पोरेटाइज हो रही है या किसी खास पार्टी या किसी खास विचारधारा के पक्ष में मूव कर रही है। तो इस आरोपों से मीडिया को बचना चाहिए और तटस्थता को अपने बचाए रखना चाहिए। क्या एक पत्रकार होने के नाते आप किसी खास विचारधारा के प्रति अगर आपका होता है रुझान, वो कितना सही है व्यक्तिगत तौर पर या फिर पेशेवर तौर पर? एक विचार के फ्रेमवर्क में सब लोग रहते हैं, तो उसमें मुझे कहीं से ऐसा नहीं लगता है कि लोग विचारहीन हो जाए, जैसा अभी बातचीत के क्रम में सहर भाई कह रहे थे। लेकिन जब आप प्रोफेशन के प्रति जब वफादारी की बात करते हैं, जब आप किसी जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, आप इस देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, और जब आपको कोई बायस्ड व्यू में नहीं देखता है, आपको पूर्वाग्रह होकर के कोई नहीं देखता है कि अब ये फलाने चैनल वाले फलाना न्यूज़ दिखाएंगे, लोग ये देखते हैं कि सच्चा न्यूज़ दिखाएंगे। उस स्थिति में अगर कोई पूर्वाग्रह से ग्रस्त होकर के कुछ बोलता है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये पेशे के साथ एक दोहरापन है, और वो जनता जो विश्वास के साथ देखती है, उस विश्वास के साथ कहीं ना कहीं दगा है। आज मीडिया जो है क्या नहीं हो रहा है ज़्यादातर उस पर फोकस कर रही है। क्या आपने आपको लगता है कि जो डेवलपमेंटल स्टोरीज़ हैं जो मीडिया कर रहा है आज, वो भी दिखाना बहुत ज़रूरी है? बिल्कुल ज़रूरी है, क्यों नहीं। अभी मीडिया एक माध्यम है कि क्योंकि बहुत सारे जगह पे वैरायटी ऑफ काम हो रहा है। अभी इंडिया वाटर पोर्टल की बात कर रहे थे, तो उन्होंने एक स्पेसिफिक लोकेशन का एक एग्जांपल दिया कि ये हो रहा है, और मीडिया के माध्यम से अगर वो मॉडल वर्क दूर दूर तक पहुंचाया जा सकता है तो क्यों नहीं। मतलब होना चाहिए। आप कितना इत्तेफाक रखते हैं कि आज जो मीडिया जो सी नकारात्मक खबरें ज़्यादा दिखा रहा है बजाय सकारात्मक के, कि जो हो रहा है वो भी तो क्योंकि दर्शकों का अधिकार है वो देखने का, लेकिन जो कहीं ना कहीं उनके जो हित हैं, व्यावसायिक हित हैं या टीआरपी का खेल है, वो शायद ऐसा नहीं कर पा रहे हैं? देखिए, मीडिया में टीआरपी के होड़ तो लगे ही हैं, और टीआरपी से बचने के लिए कोई विशेष प्रयास नहीं हो रहा है। हमारा जो टीआरपी का जो मापक के जो पैमाने हैं, उसमें इस समय बदलाव की ज़रूरत है। और टीआरपी से केवल काम नहीं चलेगा, टीआरपी के आड़ में बहुत कुछ चल रहा है, उससे बचने के लिए हमें प्रयास करने की ज़रूरत है। और मीडिया आज भी शहरी इलाकों में ज़्यादा केंद्रित है, ग्रामीण इलाकों में नहीं जा रही है, वहाँ जाना ज़रूरी है। बायस्ड होकर के मीडिया काम करेगी तो विकास नहीं हो सकता, इसलिए मीडिया को बायस्ड नहीं होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए। सोशल मीडिया आज बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है, जन जन तक सोशल मीडिया मोबाइल्स के माध्यम से, कंप्यूटर्स के माध्यम से पहुंच रहा है। किस तरह से आप सोशल मीडिया का रोल देखते हैं आज भारत में? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। सोशल मीडिया आज एक ऐसा माध्यम हो गया है जिससे हर व्यक्ति लगभग जुड़ा हुआ है, और हर सूचनाओं को सबसे पहले पहुंचाने का एक जरिया हो चुका है सोशल मीडिया। एक बार न्यूज़पेपर में या किसी और अन्य माध्यम से हम थोड़ा सा लेट हो सकते हैं किसी खबर को ब्रेकिंग करने में, लेकिन छोटी छोटी खबरें भी सोशल मीडिया पर हर आम व्यक्ति तक पहुंच जाती है, और वो अपने विचार भी उस पर आसानी से व्यक्त करता है। आम व्यक्ति भी अपनी मन की बात उस पर शेयर कर सकता है, इसलिए वो एक बहुत सशक्त माध्यम है आज के समय में। क्या नए मीडिया को मुख्य धारा के मीडिया में अब तक वो जगह मिल पाई है और सम्मान मिल पाया जो उसे मिलना चाहिए? बेशक मिलना चाहिए, जो कि अभी तक नहीं हो पाया है। सोशल मीडिया वास्तव में है क्या कि मैन टू मैन या व्यक्तिगत रूप से, या कहिए ऐसा कोई अपने पास बड़ा बैनर नहीं है जिसको आप मीडिया का रूप दे सकें। वास्तव में सोशल मीडिया मीडिया नाम की चीज़ नहीं है, वो केवल क्या है कि विचारों के आदान प्रदान का वो एक माध्यम बना हुआ है, लेकिन वास्तव में उसको एक मीडिया के रूप में उसको मान्यता देनी ज़रूरी है। आज बहुत बड़ा माध्यम हो गया है सूचनाओं को देने का, सूचनाओं को लेने का, अच्छी खबरें देने का, अच्छी खबरें लेने का, समाज में क्या अच्छा हो रहा है उसको बांटने का। तो मुझे लगता है कि प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इनसे सोशल मीडिया से कुछ न कुछ उसको सीखना चाहिए। जो अच्छी खबरें हैं वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से गायब हैं। प्रिंट मीडिया में एक्चुअली है, प्रिंट मीडिया में मान सकते हैं डेवलपमेंट खबरें हैं और बाकी सारी चीज़ें हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्या है, वो केवल टीआरपी का खेल जो चल रहा है, अभी भाई ने किया बात बताई, वो टीआरपी के खेल से बहुत अच्छा है। सोशल मीडिया को एक मीडिया का माध्यम मानना चाहिए, उसको मान्यता देनी चाहिए जैसा प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक को दिया है। ये मान्यता की बात कर रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं आपको ऐसा लगता है कि पेशेवर वाला अंदाज जो है, प्रोफेशनलिज्म जो है, वो अभी तक सोशल मीडिया में नहीं आ पाया? इसका जो मन आता है ट्वीट करता है, कुछ भी मन आता है लिख देता है, और ये बहुत सी जो है बड़ी वजह बन जाती है बहुत सी बड़ी बड़ी बातों की। देखिए, सबसे पहले तो मीडिया और पत्रकारिता, इन दोनों दो शब्द हैं, दोनों के अलग मायने हैं। मीडिया, सोशल मीडिया भी उतना महत्वपूर्ण है,
बल्कि ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। अभिव्यक्ति का जो मंच एक टीवी और एक अखबार जितना सशक्त नहीं हो सकता, उससे ज़्यादा सशक्त आज फेसबुक, ट्विटर या वेब ब्लॉग हो गए हैं। हाँ, सोशल मीडिया के माध्यम से, मीडिया के इस मंच से पत्रकारिता कितनी हो पाएगी, इस पर अलग से बहस की जा सकती है। लेकिन अब ऐसा मान लिया गया है कि पत्रकारिता, सोशल मीडिया एक ही, मीडिया और पत्रकारिता एक ही चीज़ है। ये इसको अलग करके जब हम देखेंगे तो सोशल मीडिया कहीं ना कहीं पत्रकारिता कितनी बढ़िया करेगा, इस पर सवाल उठ सकते हैं, लेकिन मीडिया तो वो इस समय सबसे बेहतर है, उससे बेहतर कोई और मीडिया नहीं है। और उसको मुख्य धारा वाली जो दूसरा सवाल आपका था, मुख्य धारा में शामिल होने के बाद जैसे ही सोशल मीडिया मुख्य धारा में आएगा, वो सारी समस्याएं उसके साथ भी जुड़ जाएंगी जो मुख्य धारा की वर्तमान मीडिया के साथ जुड़ी हुई हैं, और वो भी कहीं ना कहीं बाहरी उन तत्वों से प्रभावित होगी जिनसे मुख्य धारा की आज की मीडिया प्रभावित हो रही है। तो ये चुनौतियां तो वो उस मीडिया के साथ भी आएंगी। ठीक है, तो मीडिया और पत्रकारिता दोनों को अलग करके देखने की जरूरत है। प्रिंट मीडिया जो है वो पत्रकारिता कर रहा है, जैसे भी कर रहा हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से पत्रकारिता हो रही है, सोशल मीडिया के माध्यम से अभी कैसी पत्रकारिता हो रही है, इस पे एक अलग विमर्श की जरूरत है। लेकिन क्या ट्राई की तर्ज पर मीडिया में भी आपको नहीं लगता कि ऐसी रेगुलेटरी बॉडी होनी चाहिए जो देखे कि आखिर हो क्या रहा है, मीडिया में चल क्या रहा है, क्या जाना चाहिए? कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत तो ज़रूरत लगता है कि है, कि हमने पिछले कुछ ऐसे उदाहरण देखे मीडिया में पिछले दिनों में। हाँ, निश्चित रूप से चेकआउट्स तो होने चाहिए, इसलिए कि सोशल मीडिया बहुत सारे लोगों को प्रभावित क्षेत्र में लिया है, उसके बहुत सारे लोग जुड़े हैं। ख़ासतौर पर शहरी जो हमारी आबादी है, अभी गांव के इलाके में, इंटीरियर इलाके में इतना नहीं है, लेकिन जो शहर से जुड़े लोग हैं, ख़ासतौर पर जो युवा हैं, वो डायरेक्ट जुड़े हुए हैं, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी जा रही हैं जो उनको दिग्भ्रमित कर रही हैं, उद्वेलित कर रही हैं, या मिसकन्विंस कर रही हैं, मिसगाइड कर रही हैं। तो एक इसका चेकआउट होना चाहिए, लेकिन ऐसा कोई ट्राई जैसा कोई मुझे नहीं लगता है कि कोई स्पेशल कुछ हो। कुछ इसी के अंदर में कुछ अगर ऐसा हो जाए तो बेहतर होगा। सिर्फ सोशल मीडिया क्यों, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्यों नहीं? अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की पूंछ लोग बचाने की कोशिश करते हैं। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अक्सर बात स्वनियमन की बात आजकल चल रही है, सेल्फ रेगुलेशन की। तो सेल्फ रेगुलेशन सिर्फ सोशल मीडिया पर ही क्या, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर भी होना ज़रूरी है, क्योंकि जो खबरें दिखाते हैं उन खबरों में क्या जाता है उसके संपादक को भी पता नहीं है। जो संपादकीय क्या जा रहा है, क्या नहीं जा रहा है, कैसे लोग क्या कह रहे हैं, संपादक को पता नहीं है। तो खबरों का महत्व घटता जा रहा है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में। खबरों के महत्व के साथ कहीं ना कहीं एथिक्स भी नहीं घट रहे हैं मीडिया के आज के दौर। अब एथिक्स तो ये कहें कि जो खबरें जो दिख रही हैं, जो कि अगर यूट्यूब से वीडियो लेके अगर हम उसको जो दिन भर चलाएंगे तो वो एथिक्स तो ऑटोमेटिक सारा कुछ अपने आप उससे क्लियर हो जाता है कि ये क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि मीडिया को अपने चेक एंड बैलेंसेस खुद से खुद चेक करने पड़ेंगे, क्योंकि हम इतने साल के बाद अभी भी हम वहीं खड़े हैं कि मीडिया किसकी है, किस तरफ है, किधर जा रही है, कहाँ जा रही है। कम से कम या तो हम मीडिया को ये मान लें कि अब इससे कोई उम्मीद ही नहीं करनी है, या तो ये मीडिया वालों को खुद ही तय करना कि हमसे उम्मीद लोगों को बनाए रखनी है। ये उनके ऊपर ही निर्भर करता है और ये उन्हें करना होगा, और इसके लिए उन्हें खुद से मिलकर एक रेगुलेटरी बॉडी बनानी ही पड़ेगी। और खासतौर पर मेन लाइन मीडिया के लिए ये बहुत ज़रूरी है। जहाँ तक बात आती है सोशल मीडिया की, उस मीडिया में उसको पत्रकारिता के डिस्कोर्स में उसको नहीं शामिल किया जाना चाहिए, क्योंकि वो एक लोगों की आपसी बातचीत है। कोई फेक आईडी बनाया, कोई कुछ बनाया, कोई कुछ बना के कुछ भी बोल के चला गया, तो उसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं है, उसकी अकाउंटेबिलिटी। लेकिन मीडिया वो है और रहेगी और चलना चाहिए, उसको हमेशा होना चाहिए। इसलिए उसको अपनी न्यूट्रलिटी और अपनी जो एथिक्स और अपने सब कुछ बचाए रखना चाहिए उसको। सेल्फ रेगुलेशन पे जैसे उन्होंने कहा कि सेल्फ रेगुलेशन होना चाहिए, सिर्फ सेल्फ रेगुलेशन क्यों, कोई सरकारी बॉडी क्यों नहीं? रेगुलेशन का जो पैमाना है सोशल मीडिया के लिए भी वो बहुत व्यापक है। इसको थोड़ा देखने की आवश्यकता है कि हर व्यक्ति वहाँ पर रेगुलेटर है। आपने अगर कुछ स्पैम कमेंट किया है तो जितने लोग आपके लिस्ट में जुड़े हुए हैं, या अगर वो पब्लिक कमेंट है तो पूरा जो भी देखना चाहे उसको देख सकता है, और अगर वो उसको स्पैम हिट करता है, उसको रिपोर्ट करता है तो ब्लॉक कर दिया जाता है। सिर्फ कोई कमेंट ही नहीं बल्कि कोई अकाउंट भी जो कि कोई न्यूडिटी या कोई स्पैम फैला रहा है, उसको अगर कुछ ऐसे जन उसको अगर रिपोर्ट कर देंगे तो अकाउंट भी ब्लॉक हो सकता है। वो रेगुलेटर है। दूसरी बात आपकी थी कि सोशल मीडिया में किस तरह से लोगों की विश्वसनीयता बढ़ाई जाए। तो मुझे लगता है कि सोशल मीडिया में लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया है ग्रुप को और व्यक्ति को, कि अगर राष्ट्रवादी खबरें देखनी है तो हमें किसकी खबर देखनी है, अगर वामपंथ की खबर देखनी है तो मुझे कहाँ जाकर देखना है तो मुझे कहाँ जाकर के देखना है, किसको देखना है। तो लोगों ने एक ग्रुप आइडेंटिफाई कर लिया है। बाजारवाद की खबर देखनी है, पूंजीवाद की खबर देखनी है तो कहाँ जाना है। तो जो बौद्धिक वहाँ पे लोग हैं,
जिनको मतलब है ऐसी चीज़ों से, वो इसको कर रहे हैं। और निश्चित रूप से अगर आप इसकी सक्रियता और इसको जन क्रांति के रूप में देखता हूं, और विश्वास कीजिए कि जाह्नवी अगर खोती है और वो फिर मिलती है तो सोशल मीडिया का उसमें 90% भूमिका है, बाकी भूमिका 10% लोगों की है। क्योंकि लोगों के मन में ये डर पैदा हो जाता है कि अगर जाह्नवी मेरे घर में देखी गई और बगल वाले ने अगर फेसबुक पर उसको देखा होगा तो मेरे लिए बहुत बड़ा खतरा है। तो इसलिए मैं इसको जन क्रांति के रूप में भी देखता हूँ। आप क्या कहते हैं इस बारे में, कितना इत्तेफाक रखते हैं इनके विचारधारों से, इनकी बातों से? काफ़ी हद तक जो मेरे मित्र ने बोला, बहुत हद तक मैं इत्तेफाक रखता हूँ। इनफैक्ट यही इतना यूनिक चीज़ है जो कि सोशल मीडिया को इतना पॉपुलर बनाया कि उसमें फ्रीडम है, इंडिपेंडेंस है, सेल्फ रेगुलेटेड है और जनता खुद से डिसाइड कर सकती है। ऐसा नहीं है कि कोई थर्ड पार्टी बोल रहा है कि आपको क्या कंटेंट देना है, क्या नहीं देना है। और अगर आपको उतना रेगुलेटेड न्यूज़ देखना है तो आपके पास ऑलरेडी नेशनल टीवी है, न्यूज़पेपर है जो रेगुलेटेड है, तो वहाँ पे देख लें। वहीं पे लोग जाके सोशल मीडिया का यूज़ करना चाहते हैं जहाँ पे अल्टरनेट व्यू देखना चाहते हैं कि और क्या क्या इससे रिलेटेड व्यू है। और ये बहुत ही ओपन है, बड़ा इंडिपेंडेंटली। मुझे भी अगर कुछ चीज़ों से लगता है कि ये खबर शायद आ रही है मीडिया में सही नहीं है, मेरा एक अपना मत है, मैं उसमें डाल सकता हूँ और वो भी पॉपुलर हो सकता है। और जहाँ पे भी ये मीडिया न्यूट्रलिटी की बात आती है तो मेरे समझ से ऐसा नहीं लगता कि कोई भी एक बॉडी कभी भी क्रिएट किया जा सकता है जो कम्प्लीटली न्यूट्रल हो सके। इवन मैं भी अगर कुछ बोल रहा हूँ तो वो मेरे थॉट्स का प्रोडक्ट है, राइट? तो वो कहीं ना कहीं से रिफ्लेक्ट हो ही जाएगा, चाहे वो जान के हो और न या अनजाने में हो। तो उसका संभव नहीं है। उसका एक ही इलाज है कि हम ऑल्टरनेट मैकेनिज्म को, या उससे डिसेंट होता है, अगर उससे परस्पर विरोधी या वैकल्पिक विचार आता है तो उसको भी कितना स्थान देते हैं, और वो फाइनली सोशल मीडिया में आ जाता है। आप चूंकि सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, तो क्या चुनौतियां आपको लगती है कि सोशल मीडिया के सामने आज मुंह बाय खड़ी हुई हैं, जिनको ठीक करने की ज़रूरत है? एक बात तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि मीडिया कोई भी हो, वेब मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक हो या प्रिंट हो, सभी में आचार संहिता होनी चाहिए। और ख़ास करके अगर सोशल मीडिया या न्यू मीडिया की हम बात करते हैं तो उसमें चुनौती ये है कि अभी ये चीज़ें लोगों की समझ से भी परे है कई हद तक। तकनीकी तौर पर कई लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है। यदि फेसबुक ही मान लीजिए, फेसबुक पे कोई व्यक्ति अगर आपत्तिजनक कमेंट कर देता है, किसी फेक आईडी से कर देता है, किसी भी तरह कर देता है, तो हमारी पुलिस इतनी परिपक्व नहीं है आज की तारीख में कि वो उसका इमीडिएट पता लगा सके कि आखिर ये चीज़ें कहाँ से शुरू हुई थी। व्हाट्सएप भी एक ऐसी चीज़ है जो बहुत जल्दी संदेश फैला सकती है। उसका कभी कभी तो बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है, लेकिन कभी कभी वो चीज़ें बहुत नेगेटिव रिस्पांस देती है। तो एक ये चुनौती है। दूसरा ये है कि इसमें लाइसेंस को लेकर अभी तक कोई पहल नहीं की गई है। किसी खासकर भारत देश में अभी तक वेबसाइट हो या चाहे ऐसी कोई चीज़ हो, मीडिया हो, उनको रजिस्टर्ड नहीं किया गया है। तो हर कोई व्यक्ति जो इसको समझता हो, चाहे वो ना समझता हो, वो इसे चलाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में कई बार इसका दुरुपयोग होता है। इसमें नियम और कायदों की और ख़ास करके आचार संहिता की बहुत ज़रूरत है। ये देश के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। यदि ये गलत हाथों में लग गई तो इसके जो परिणाम होंगे वो हमें भुगतने पड़ेंगे। सोशल मीडिया की बहुत सारी खबरों को जो है प्रिंट मीडिया जो है एज इट इज़ उठा के देता है, लेकिन उसके बदले में जो पैसा मिलना चाहिए जिस बंदे ने मेहनत की उसको नहीं मिल पाता, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है नियमों का अभाव है। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि सोशल मीडिया के सामने आज भी जो पेट भरने की जो समस्या है, पैसे की समस्या है, आजीविका की समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है? जी, ये तो समस्याएं बहुत बड़ी है ही है। इसमें आज इसी की वजह से जो पेड न्यूज़ की जो समस्याएं आ रही हैं, कहीं न कहीं से खबरों को बायस्ड कर करके और लोग पैसे लेकर के इधर से उधर खबर दे देते हैं जो नहीं होनी चाहिए, जिस पे नियंत्रण के लिए हमारे यहाँ जो पुराने ये कानून हैं उसमें बदलाव की आवश्यकता है। और नए कानूनों के वैश्वीकरण के दौर में तकनीकी परिवर्तन के हिसाब से जो हमारे कानून पुराने हैं उनमें बदलाव की बहुत महती आवश्यकता है, जो नहीं हो रहे हैं। आप क्या कहेंगे कि क्या सोशल मीडिया के सामने आज भी जो भरण पोषण की समस्या है, आजीविका की समस्या है, उनकी जो खबरें हैं एज इट इज़ प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उठा लेता है, लेकिन जो पत्रकार जो सोशल ज़मीनी स्तर पर काम करता है उसको उसका हिस्सा, उसका पैसा नहीं मिल पाता है? कितना सही है ये? क्योंकि कहीं ना कहीं कानूनों का अभाव है या कोई ऐसा सिस्टम नहीं बना हुआ कि उसको पैसा मिल पाए। बिल्कुल। आज आप प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल की तो मान लीजिए, सोशल में कोई एक ग्रुप ऐसा नहीं है जो उसको चला रहा हो और सैलरी बेच कर सके, लेकिन वास्तव में बहुत बड़ी दिक्कत, बहुत बड़ी समस्या है सैलरी को लेकर के। जितना शोषण वास्तव में दूसरों की आवाज़ उठाने वाला जितना शोषण है उसका हो रहा है, इस बात को खुल कर के मंच पर कहने वाला कोई आ नहीं रहा है।
बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, पत्रकारों के बीच में हैं, पत्रकारों के लिए हैं, लेकिन वो पत्रकारों की आवाज़ उठाने के लिए नहीं है। वास्तविकता क्या है, आज मैं बताऊं, यूपी में एक बड़े बैनर ने अपने यहाँ के कुछ पत्रकारों को इसलिए ट्रांसफ़र कर दिया कि उन लोगों ने मजीठिया को लेकर के कुछ कमेंट्स आपस में शेयर किए थे। किसी को जम्मू भेज दिया, किसी को कुछ, किसी को कहीं कहीं, इस प्रकार से। तो ये क्या, ये सज़ा तो देना ही हो गया। बॉस को अगर समझ में नहीं आ रहा है कि ये हमारे हित की बात कर रहा है, तो ये कहीं ना कहीं तो शोषण उसका कर रहा है। वास्तव में सैलरी को लेकर के या उसके वेतन को लेकर के एक निर्धारण आवश्यक है। हज़ार रुपये, 2-2 हज़ार रुपये देकर के काम करा रहे हो, क्या है ये? मीडिया को लेकर के आप मजाकबाजी कर रहे हैं, तो इसका कहीं से ना कहीं तय होना चाहिए ना। इसके लिए कहीं कुछ आवाज़ उठनी चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी सारी चीज़ें हैं, देख रहे हैं सब लोग। क्या पत्रकारों का शोषण हो रहा है? जैसे इन्होंने बताया कि शोषण से मुक्ति ज़रूरी है, कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो बहुत कम वेतनमान पे काम कर रहे हैं, जो कि कहीं ना कहीं जो सरकार के मानक हैं कि नॉन ग्रेजुएट को 8,000, 7,000, 11,000, जो उससे भी कम स्लैब पे लोग काम कर रहे हैं। आपसे कितना इत्तेफाक रखते हैं? मैं मानता हूं कि फिर आपका प्रश्न वही चला जाएगा जहां से शुरुआत हुई थी चर्चा, कि चला कौन रहा है, चैनल किसका है, उसकी क्षमता क्या है। सिर्फ चैनल नहीं, प्रिंट की भी प्रिंट की भी अगर बात है तो जैसा बड़े भाई बता रहे थे कि 3,000 से अधिक न्यूज़पेपर इस देश में चलते हैं। कौन चला रहा है, उसका उद्देश्य क्या है? मतलब वो पीआर करने के चलते वो उन्होंने न्यूज़पेपर को चलाया है, वो अपना मैगजीन चला रहे हैं। उनकी कितनी प्रति वास्तव में छपती है, वो 50 प्रति छाप करके कितने पत्रकारों को रख सकते हैं, एम्प्लॉय कर सकते हैं। ये सब बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं हैं। जड़ में जाएंगे तो बहुत बड़ा एक जो है बहुत बड़ा होल और बहुत बड़ा छेद नज़र आएगा, जिसको भरना बहुत मुश्किल है। और हमें लगता है कि छोटी मोटी चर्चाओं से उस छेद को भरा नहीं जा सकता है। हाँ, वास्तव में जो डिजर्व करते हैं, जो दे सकते हैं, और फिर भी अगर ऐसा है कि वो सिर्फ अपने मुनाफाखोरी के लिए अपने एम्प्लॉयज़ का वेतन काटते हैं, तो ये किसी के हिसाब से भी मानवीय नहीं हो सकता है, ये अत्यंत अमानवीय है। क्या आप मानते हैं कि प्रिंट और सोशल मीडिया में कहीं ना कहीं शोषण है, चुनौतियां हैं, जिसको बदलाव की ज़रूरत है, क्योंकि आप खुद प्रिंट और सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं? देखिए, इसमें न मानने वाली तो कोई बात ही नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि मीडिया पत्रकार है जो सबकी समस्याएं उठाता है, उसकी समस्याएं भी उठती हैं, सोशल मीडिया से उठती हैं। लेकिन आज के टाइम में सबसे ज़्यादा शोषित अगर कोई है तो वो पत्रकार ही है। अभी हाल ही में एक चैनल में 400 लोगों की रातों रात नौकरियाँ गई हैं। अब आप बात सिर्फ कॉर्पोरेट की क्यों कर रहे हैं? मैं सरकारी चैनलों की बात कर रहा हूँ। आप जाइए, बहुत सारे सरकारी चैनल में लोग काम कर रहे हैं जो कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं। सरकार जब पत्रकारों को वेतन नहीं दे सकती, आखिर वो काम कर रहे हैं, इसका मतलब सरकार को उनकी ज़रूरत है। वैसे ही तो आप वो चैनल में काम नहीं कर रहे हैं। अगर उनकी ज़रूरत है और वो कॉन्ट्रैक्ट पे हैं, तो सरकार उनको वेतन क्यों नहीं दे रही, उनको उस तरह की सुविधाएं क्यों नहीं दे रही है? तो ये सिर्फ कॉर्पोरेट की समस्या नहीं है। या तो सरकार कॉर्पोरेट के तले दबी हुई है, या कहीं ना कहीं ये एक साजिश है कि पत्रकारों की एक बड़ी लॉबी को, बड़े तबके को हम शोषित बना के ही रखना है ताकि वो आवाज़ बुलंद न कर सकें। तो ये मेन स्ट्रीम मीडिया में आप बात करिए, इस नाते थोड़ा सा सोशल मीडिया के आने की वजह से ये बातें सामने आने लगी हैं। नहीं तो सबकी समस्याओं को उठाने वाला पत्रकार अपनी समस्याएं किसी से बोल नहीं पाता था। और सबसे ज़्यादा नौकरियां जाती हैं, कुछ भी उनके साथ समस्या होती है, उनका इंश्योरेंस की पॉलिसी की बात करिए, हर जगह पे पत्रकार किसी भी दूसरे सेक्टर से ज़्यादा शोषित है। आप क्या मानते हैं, किस तरह की चुनौती है इस वक्त पत्रकारिता के सामने, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सामने? मैं इस बात को दो बिंदुओं में कहूँगा। पहला बिंदु मैं ये कहूँगा कि जिस तरीके से कॉर्पोरेटाइजेशन हुआ है मीडिया का, यहाँ आप देखेंगे कि जैसे कॉर्पोरेट सेक्टर में होता है कि कुछ चंद ऊपर के जो जीएम और प्रोजेक्ट मैनेजर, इनकी सैलरीज बहुत अच्छी होती हैं, जूनियर लेवल पे शोषण होता है। और वहाँ पे ऐसे स्टाफ को भी रखा जाता है जो सिर्फ हायर एंड फायर के लिए हो। तो पत्रकारिता अगर फुल टाइम पेशा है तो उसे इस तरीके से अनुबंध के तहत आप नहीं करा सकते। अभी मैं आपको हरियाणा चुनाव की बताऊंगा। हरियाणा में एक निजी चैनल है, उसमें एक धनाढ़ एक बड़ी पार्टी के नेता हैं, वो अपने हेलीकॉप्टर पे पत्रकारों को ले जाकर घुमा रहे हैं, अपने पक्ष में रिपोर्टें दे रहे हैं। तो इस तरीके की रिपोर्ट देने के लिए उस पत्रकार को बाध्य किया जा रहा है, क्योंकि वो अनुबंधित है। अगर वो नहीं करेगा, पत्रकारिता कर्म करने की कोशिश करेगा, तो फायर कर दिया जाएगा। दूसरा पक्ष मैं ये रखना चाहूँगा कि एक बड़े सामाजिक संगठन के अगुआ ने अगर कहीं भाषण दिया तो उसको बड़ी आपत्ति से देखा गया सबके द्वारा। तो मीडिया का काम क्या ये होता है कि वो सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक पार्टी को कवर करे। मैं इस प्रश्न को थोड़ा हमारे कितने सामाजिक कार्यकर्ता, इवन नोबेल प्राइज़ कल मिला है, कितने चैनलों ने उनको कभी कवर किया है, ये बताइए आप मुझे। सामाजिक कार्यकर्ताओं, सामाजिक अगुवाओं को, सामाजिक लीडरों को क्यों नहीं कवर किया जाता? अगर कोई दूरदर्शन या किसी भी चैनल ने इस तरीके से कवरेज करी है तो उस पर इतनी आपत्ति क्यों? अगर कोई धार्मिक गुरु बाहर से आता है, जैसा पूर्व में हुआ है, धार्मिक गुरु आए हैं
और बड़े राष्ट्र के नेताओं ने उन्हें घुमाया है अपने साथ और उसको कवरेज किया गया है। तो भारत के जो जन्म लेते हैं, भारत में काम करते हैं, सारी सारी ज़िंदगी दान दे देते हैं अपनी, ऐसे समाज सेवियों को क्यों नहीं कवर किया जाता। और आखिरी बार मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से ऑल इंडिया रेडियो पे अपनी कार्यक्रमों के बारे में आधे घंटे का ही प्रोग्राम आता है, पत्र लिख करके लोग कहते हैं ये अच्छा प्रोग्राम था, वो बड़ा बढ़िया प्रोग्राम था, इस तरीके से हर न्यूज़ चैनल को आधे घंटे हफ्ते में या दिन में जैसा उनकी सुविधा हो अपनी न्यूज़ के ऊपर जनता का जो इस तरीके का फीडबैक है उसको विवेचना करनी चाहिए। अगर वह स्वयं रेगुलेशन जो खुद ही बुद्धिमत्ता का सर्टिफिकेट अपने आप को दिए हुए हैं कि वह बुद्धिमान है, तो प्लीज़ उस बुद्धिमत्ता को आगे ले जाइए और इस तरीके के फीडबैक को भी एनालाइज कीजिए, तो आप मीडिया की ज़्यादा अच्छी सेवाएं कर पाएंगे। ये NBA और इस तरीके की जो संस्थाएं आपने बनाई हैं जो फर्जी हैं, इससे कुछ नहीं होने वाला। देखिए, जहाँ तक नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी जी का सवाल है, लोकसभा टीवी ने कम से कम 5-6 कार्यक्रम उनके साथ बनाए हैं और पिछले कई वर्षों से निरंतर उनके साथ काम करता रहा, उनके अच्छे कार्यों की सराहना करते हुए। बहरहाल, आप कितना इत्तेफाक रखते हैं शोषण वाले मुद्दे पर? देखिए, पत्रकारों का शोषण तो ये लगातार होता ही रहा। आधे लोग तो नौकरी ढूंढने के लिए आते हैं और आधे लोग नौकरी बचाने के लिए लगे रहते हैं, तो उसमें शोषण तो लगातार चलता ही रहता है। एक मैं एग्जांपल देना चाहूँगा। एक संस्था, मीडिया संस्थान में जो काम करने के लिए 2 लोग आए। एक को सिर्फ इसलिए निकाल दिया गया क्योंकि उसने नुक्ता लगाया था और एक को सिर्फ इसलिए निकाल दिया कि उसने नुक्ता नहीं लगाया था, एक ही जगह पे। क्योंकि बॉस डिफर है, बॉस दोनों अलग अलग हुए, तो उसको इसलिए निकाल दिया गया। अब बताइए यहाँ पे उसके राइट्स कैसे सुरक्षित होंगे, कैसे पत्रकार के राइट्स सुरक्षित होंगे? अगर हम किसी से हम ये कहें कि वो बहुत ही अच्छी पत्रकारिता करे और बहुत ही तटस्थ रहे और बहुत ही बेहतर रूप से करे, तो उसके लिए उसको सुरक्षा भी तो चाहिए। ये तो आज की दुनिया का सत्य है कि रोटी कपड़ा मकान ये मिलना चाहिए, बेसिक नीड है, ये सब कुछ कहते हैं, लेकिन वो भी पॉसिबल नहीं है अगर पत्रकार के लिए, तो फिर वो पत्रकारिता कर्म कैसे कर सकता है? और खासतौर पर प्रिंट मीडिया में न तो कोई रेवेन्यू मॉडल है, न तो कोई ठीक ठाक से पत्रकारों के लिए कोई संघ है कि जो एक्चुअली में कुछ वर्क करे, कुछ कोऑर्डिनेशन करे। तो ये सब चीज़ों की बहुत कमियां हैं, ये होनी चाहिए, ये ठीक होना चाहिए। ये गंभीर चर्चा का प्रश्न हो सकता है, आप बताइए। देखिए, सबसे तो ज़रूरी बात है मीडिया को पूंजीवाद के रोग से दूर करना होगा। जब तक इसमें पूंजी लगेगी तब तक जो पूंजी लगाएगा वो अपना फ़ायदा ही देखेगा और वो अपने फ़ायदे के लिए काम करेगा, तो इससे दूर करना। दूसरा है जो हमारे सरकारी चैनल है दूरदर्शन, उनको सरकारी नियंत्रण से अलग करना होगा, क्योंकि जिसकी भी सरकार बनती है वो अपना चलाता है, अपने लोगों को लाता है और अपनी खबर चलाता है। तो इन दोनों को इससे दूर करना पड़ेगा, तभी हमारा मीडिया सुरक्षित रहेगा और इसे बचाया जा सकता है। क्या आप भी कुछ कहना चाहेंगे प्रिंट के बारे में, या प्रिंट सुरक्षित है क्योंकि आप खुद अपना मैगजीन निकालते हैं? बिल्कुल कहना चाहेंगे। देखिए, प्रिंट मीडिया के सामने 2 तरह की चुनौतियाँ हैं जहाँ तक मैं समझता हूँ। एक तो उसकी अपनी चुनौतियाँ हैं जो उसके अंदर पल रही हैं और लंबे समय से पल रही हैं। दूसरी चुनौती उसकी बाहर से है, क्योंकि जिस तरह से सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चारों तरफ से प्रिंट मीडिया को घेर रहा है, मुझे लग रहा है कि घेरा जा रहा है, उस लिहाज से प्रिंट मीडिया तो भयंकर संकट से है। क्योंकि एक क्लिक पर अगर हम 10 लाख लोगों तक पहुंचते हैं सोशल मीडिया से और प्रिंट मीडिया 10,000 छापने में पसीने छूट जाते हैं, तो ये निश्चित रूप से चुनौती है। लेकिन चूँकि वो पारंपरिक मीडिया है, इसलिए वो बचा भी रहेगा और उसे बचाया जाना चाहिए। दूसरी चुनौती सबसे बड़ी बात है कि मीडिया में भी जिनको हम पत्रकार कहते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गैर पत्रकार हैं। मुझे लगता है कि 30% ही बमुश्किलन पत्रकार हैं, बाकी लोग यहाँ आकर के शोसेबाजी करने के लिए पत्रकारिता कर रहे हैं। सबसे बड़ा खतरा मीडिया को उनसे है, न कि सरकार से या पूंजीवाद से। पूंजीवाद है इसके लिए खतरा, लेकिन मुझे लगता है कि सेकेंड ईयर दूसरे उस पर पादान पर है। सबसे बड़ी जो इसके सामने चुनौती है वो इसकी विश्वसनीयता। जब तक मीडिया, चाहे प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, जब तक इसकी विश्वसनीयता बनी रहेगी, विश्वसनीयता बनी रखने के लिए उसको वेल इक्विप्ड होना पड़ेगा, समय के साथ कदम ताल करना पड़ेगा मुझे लगता है, और सेल्फ मोटिवेशन होना चाहिए। देखिए, इसको सरकार नहीं रोक पाएगी, जिस दिन सरकार रोकेगी उस दिन ये सरकारी मीडिया हो जाएगा। जब तक आप, चूँकि पत्रकारिता में आने के लिए कोई आपको कहता नहीं कि आप पत्रकार बन जाइए। लोग जो जितने पत्रकारिता में जो लोग आते हैं वो खुद आते हैं, और अगर शोषण हो रहा है तो मुझे लगता है कि बहुत हद तक वो खुद इस शोषण के जिम्मेदार भी हैं, क्योंकि वो दूसरा काम कर ही नहीं सकते हैं। तो बहुत सारी बातें हैं। मुझे लगता है कि मीडिया को, खासतौर पर प्रिंट मीडिया को, समय के हिसाब से सोचना। तो बहरहाल आज हमने देखा मीडिया के विभिन्न पहलुओं बात की, कितनी चुनौतियां हैं इसके सामने और क्या क्या किया जा सकता है और क्या इसको कैसे और आगे बढ़ाया जाता है और बेहतर मीडिया बनाया जा सकता है, इस पर हमने बात की यहाँ पे बहुत से पत्रकारों के साथ। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। नमस्कार।